आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज तारीख है 17 जनवरी 2026। 17 जनवरी 2026। चलिए आज के सबसे महत्वपूर्ण विषयों की गहराई से पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। आज की जो पहली और शायद सबसे बड़ी खबर है वो इंटरनेशनल रिलेशंस से है। भारत ने अपने 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथियों की घोषणा कर दी है और ये एक अभूतपूर्व कदम है। हाँ, अभूतपूर्व शब्द यहाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कास्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन दोनों एक साथ मुख्य अतिथि होंगे। दोनों एक साथ? ये वाकई में एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट है। बहुत बड़ा। ये पहली बार है कि यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपीय संघ के दो शीर्ष नेताओं को एक साथ ये सम्मान दिया जा रहा है। ये भारत ईयू संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत है। चलिए तो फिर इसी को परत दर परत समझते हैं, बिल्कुल यूपीएससी के नजरिए से। सबसे पहले जीएस पेपर 2 के लिए इसकी क्या अहमियत है? देखिए, इसका सीधा संबंध बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया वाले टॉपिक से है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईयू कोई साधारण देश नहीं है, ये एक सुप्रा नेशनल एंटिटी है, मतलब राष्ट्रों से भी ऊपर की एक इकाई। सुप्रा नेशनल एंटिटी मतलब एक ऐसी संस्था जिसे सदस्य देशों ने अपनी कुछ संप्रभुता, अपनी सॉवरेनिटी सौंप दी है। वो व्यापार, कानून जैसे मामलों में एक होकर फैसले लेती है। तो जब हम ईयू के दो टॉप नेताओं को बुलाते हैं तो हम किसी एक देश से नहीं, बल्कि 27 देशों के एक शक्तिशाली ब्लॉक से अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। तो ये यात्रा भारत ईयू साझेदारी को अमेरिका या रूस के बराबर एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर ले जाती है ना? एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक यात्रा नहीं है, ये एक रणनीतिक बराबरी का संकेत है। अच्छा, तो प्रीलिम्स के लिए इसमें से क्या-क्या याद रखना जरूरी है? प्रीलिम्स के लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले दोनों नेताओं के नाम, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयन। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयन। ठीक है, नाम याद रहेंगे। और दूसरा, इन दोनों संस्थानों का अंतर समझना। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन। हाँ, ये हमेशा कंफ्यूजिंग लगता है। काउंसिल, कमीशन, काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ये सब क्या है? मैं इसे आसान बनाती हूँ। देखिए, यूरोपियन काउंसिल को आप ईयू का पॉलिटिकल ब्रेन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझ सकती हैं। इसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष होते हैं, मतलब जर्मनी के चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति, ये सब इसके सदस्य हैं। ओके, तो सारे टॉप लीडर्स। हाँ, और ये लोग मिलकर ईयू की बड़ी राजनीतिक दिशा तय करते हैं कि ईयू को अगले 5 सालों में क्या करना है, उसकी विदेश नीति क्या होगी वगैरह। तो एंटोनियो कोस्टा, जो इसके अध्यक्ष हैं, वो इन सभी 27 सदस्य देशों की सामूहिक संप्रभुता, उनकी कलेक्टिव सॉवरेनिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझ गया। काउंसिल मतलब पॉलिटिकल डायरेक्शन। तो फिर कमीशन क्या है? कमीशन ईयू की कार्यकारी शाखा है, मतलब अ सिविल सर्विस और अ सीईओज ऑफिस। ये ईयू का इंजन है जो दिन प्रतिदिन का काम करता है। जैसे नए कानूनों का प्रस्ताव रखना, ईयू के बजट का प्रबंधन करना, और सबसे जरूरी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है दूसरे देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत करना। तो उर्सुला वॉन डर लेयन, जो इसकी अध्यक्ष है, वो ईयू की नौकरशाही और उसकी ऑपरेशनल शक्ति, ऑपरेशनल पावर का प्रतिनिधित्व करती हैं। अच्छा, अब ये बिल्कुल साफ हो गया। काउंसिल राजनीतिक इच्छा शक्ति है और कमीशन उसे लागू करने वाली मशीनरी, और हमने दोनों को बुलाया है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हम सिर्फ पॉलिटिकल विल ही नहीं बल्कि एक्शन भी चाहते हैं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं मेंस एनालिसिस पर। इस कदम का रणनीतिक महत्व, द स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा रणनीतिक महत्व है भारत की विदेश नीति में एक मल्टीपोलर एंकर स्थापित करने की कोशिश। मल्टीपोलर एंकर, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां शक्ति किसी एक या दो देशों जैसे अमेरिका या चीन के हाथ में ना हो, बल्कि कई शक्ति के केंद्र हों। और उस बहुध्रुवीय दुनिया में भारत और ईयू
दोनों एक दूसरे को एक महत्वपूर्ण एंकर यानी एक स्थिर करने वाली शक्ति के रूप में देखते हैं। और ये विचार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे भारत और ईयू दोनों बहुत मजबूती से मानते हैं। इसे थोड़ा और समझाइए। ईयू नहीं चाहता कि वो अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा अमेरिका पर निर्भर रहे, और वो अपनी सप्लाई चेन्स के लिए चीन पर भी निर्भरता कम करना चाहता है। और भारत चीन का मुकाबला तो करना चाहता है, लेकिन वो पश्चिम, खासकर अमेरिका का एक जूनियर सहयोगी बनकर नहीं रहना चाहता। हम अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं। तो ये यात्रा इसी साझा दृष्टिकोण, इस शेयर्ड पर्सपेक्टिव ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रतीक है। तो ये एक तरह से पार्टनर्स अमंग इक्वल्स वाली बात है। बिल्कुल। और इसका एक और पहलू है रक्षा सहयोग, डिफेंस कॉपरेशन। ये यात्रा पारंपरिक क्रेता विक्रेता संबंध, अ बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर सह विकास यानी को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की ओर बढ़ने का एक मजबूत संकेत है, जो हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ईयू के पास वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो हमें चाहिए, और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता और एक बड़ा बाजार है। ये एक विन विन सिचुएशन है। ये तो हुआ रणनीतिक पहलू। अब आते हैं इसके आर्थिक पहलू पर। भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए की क्या स्थिति है? एफटीए की बातचीत जो कई सालों से रुकी हुई थी, अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। खबरों के अनुसार एफटीए बातचीत के 24 में से 20 चैप्टर फाइनल हो चुके हैं। 24 में से 20, ये तो बहुत अच्छी प्रगति है। हाँ, ये बहुत अच्छी प्रगति है, और हमें व्यापार का पैमाना भी समझना होगा। ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2024 में हमारा आपसी व्यापार लगभग 120 बिलियन यूरो यानी 120 बिलियन यूरो का था। बड़ा आंकड़ा है। तो वो कौन से 4 चैप्टर हैं जो अभी भी अटके हुए हैं? मतलब हमारी मुख्य मांगे क्या हैं? हमारी मुख्य मांगे, जिन्हें हम इंडियाज ऑफेंसिव इंटरेस्ट्स कहते हैं, वो हैं कपड़ा, चमड़ा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों के लिए यूरोप के बाजार में ज्यादा पहुंच। मतलब हम चाहते हैं कि इन प्रोडक्ट्स पर वहां कम टैक्स लगे। ठीक है। लेकिन हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है गैट्स के तहत मोड 4 एक्सेस। मोड 4 एक्सेस, ये वही है जिसका जिक्र आपने पहले किया था, हमारे प्रोफेशनल्स की आवाज आई। हाँ, द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, गैट्स के तहत सेवाओं के व्यापार के 4 तरीके होते हैं। मोड 4 का मतलब है मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स। हम चाहते हैं कि हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स को यूरोप में शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए आसानी से वीजा मिले, बिना किसी ज्यादा झंझट के। ये हमारी सर्विस इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और यू की मांगे क्या हैं? उनके ऑफेंसिव इंटरेस्ट क्या हैं? और बड़ा मुद्दा है जो हाल ही में सामने आया है, वो है कार्बन टैक्स का मुद्दा, सीबीएम। CBM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। हाँ, ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है। ईयू का कहना है कि वो अपने यहाँ पर्यावरण के बहुत कड़े नियम लागू कर रहा है, जिससे वहाँ स्टील और एल्यूमिनियम बनाना महंगा हो गया है। ठीक है। तो अगर भारत जैसा कोई देश, जहाँ शायद उतने कड़े नियम नहीं है, वहाँ से सस्ता स्टील यूरोप में आएगा, तो यूरोप की अपनी इंडस्ट्री को नुकसान होगा। तो वो एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। हाँ, इसलिए वो भारत से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट्स पर एक कार्बन टैक्स लगाना चाहते हैं, ताकि दोनों की कीमत बराबर हो जाए। लेकिन भारत इसे एक संरक्षणवादी प्रोटेक्शनिस्ट नॉन टैरिफ बैरियर मानता है, मतलब व्यापार को रोकने का एक छिपा हुआ तरीका। बिल्कुल। हमारा तर्क है कि विकासशील देशों को अभी अपने विकास के लिए समय चाहिए, और ये टैक्स हमारी इंडस्ट्री, खासकर हमारे MSMEs को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इस यात्रा से उम्मीद है कि CBM के प्रभाव को कम करने के लिए कोई बीच का रास्ता, कोई समाधान निकलेगा। शायद कोई फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन हो, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो। इसका मतलब ये है कि ये यात्रा सिर्फ एक प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि इसके बहुत ठोस आर्थिक परिणाम निकलने की उम्मीद है। बिल्कुल। तो आगे की राह क्या होनी चाहिए? इस मोमेंटम को कैसे बनाए रखा जाए? देखिए, एक बहुत जरूरी चीज है जिसका भारत को इस यात्रा का उपयोग करना चाहिए, वो है ईयू से डेटा एडिक्वेसी का दर्जा हासिल करना। डेटा एडिक्वेसी, ये क्या है? देखिए, यूरोप में डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत कड़े कानून हैं, जिसे GDPR कहते हैं। डेटा एडिक्वेसी का दर्जा मिलने का मतलब है कि ईयू ये मान लेता है कि भारत के डेटा सुरक्षा कानून भी उनके जितने ही मजबूत हैं। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि यूरोप की कंपनियों से भारतीय कंपनियों तक डेटा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के हो सकेगा।
हमारे आईटी और बीपीओ सेक्टर के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बिना हर डेटा ट्रांसफ़र के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट और कानूनी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, जो बहुत महंगी और समय लेने वाली हैं। ये डिजिटल सेवाओं के व्यापार की पूरी क्षमता को रोकता है। समझ गया। तो एफटीए के साथ साथ डेटा एडिक्वेसी भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हाँ, ये डिजिटल इकोनॉमी के युग में एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक और महत्वपूर्ण खबर है जो इसी कनेक्टिविटी की थीम को आगे बढ़ाती है, और वो है भारत और जर्मनी के बीच। हाँ, भारत और जर्मनी के बीच दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशंस पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट (JDI) पर हस्ताक्षर हुए हैं। जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, और इसका फोकस किस पर है? इसका फोकस खास तौर पर 5G और 6G तकनीक, ओपन रैन और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में सहयोग पर है। इसका रणनीतिक महत्व क्या है? इसका रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। देखिए, भारत अपनी ट्रस्टेड सोर्स नीति के तहत चीनी दूरसंचार उपकरणों जैसे हवाई और ZTE के विकल्प तलाश रहा है। हम अपने क्रिटिकल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में चीनी कंपनियों को नहीं चाहते, सुरक्षा कारणों से। बिल्कुल। और जर्मनी, जहां सीमेंस और इन्फिनियन जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, वो इस मामले में एक स्वाभाविक भागीदार, अ नेचुरल पार्टनर बनकर उभरता है। आपने इसमें ओपन रैन का जिक्र किया। ये ओपन रैन क्या होता है? ये बहुत सुनने में आ रहा है आजकल। ओपन रैन यानी ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है। अभी क्या होता है कि अगर आप किसी एक कंपनी, मान लीजिए एरिक्सन का टावर लगाते हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर तक सब कुछ एरिक्सन का ही लेना पड़ता है। सब कुछ एक बंद डिब्बे की तरह होता है। वेंडर लॉक इन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। ओपन रैन इस लॉक इन को तोड़ता है। ये एक ओपन आर्किटेक्चर है जो अलग अलग विक्रेताओं से उपकरण और सॉफ्टवेयर लेकर उन्हें मिलाकर उपयोग करने की अनुमति देता है। अच्छा, तो मतलब हम एक कंपनी से हार्डवेयर और दूसरी से सॉफ्टवेयर ले सकते हैं? हाँ, इससे एरिक्सन और नोकिया जैसे कुछ बड़े दिग्गजों का एकाधिकार टूटता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स को होगा। वो इस ओपन इकोसिस्टम के लिए नए नए सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये टेलीकॉम सेक्टर में इनोवेशन के नए दरवाजे खोलता है। ये तो वाकई गेम चेंजर है। तो जर्मनी के साथ ये JDI हमें इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। हाँ, जर्मनी के पास हार्डवेयर और इंजीनियरिंग की विशेषज्ञता है और हमारे पास सॉफ्टवेयर की। ये एक बेहतरीन जुगलबंदी हो सकती है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने पड़ोस की बात करते हैं। बांग्लादेश से कुछ चिंताजनक खबरें आ रही हैं। हाँ, बांग्लादेश से अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर हिंदुओं पर हमलों की कुछ खबरें आई हैं। सिलहेट में एक हिंदू शिक्षक के घर पर आगजनी जैसी घटनाएं हुई हैं। और इसका असर अमेरिका तक पहुंच रहा है। हाँ, अमेरिका में स्थित कुछ वकालत समूह, एडवोकेसी ग्रुप्स जैसे हिंदू एक्शन, अमेरिकी कांग्रेस पर हस्तक्षेप के लिए दबाव डाल रहे हैं। भारत के लिए यह कूटनीतिक चुनौती कैसे है? हाउ इज इट अ डिप्लोमैटिक चैलेंज फॉर इंडिया? देखिए, ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति की एक बड़ी परीक्षा है। ये बहुत ही डेलिकेट बैलेंस वाला मामला है। एक तरफ भारत को अपने घरेलू राजनीतिक समीकरणों और अपनी जिम्मेदारियों के कारण बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठानी पड़ती है। और दूसरी तरफ हमें बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने से भी बचना है। ऐसा कोई भी कदम ढाका को नाराज कर सकता है और उन्हें चीन के और करीब धकेल सकता है। तो हमें बहुत संभल कर कदम उठाने होंगे। हाँ, हमें शांत कूटनीति, क्वाइट डिप्लोमेसी के जरिए शेख हसीना सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, बिना किसी सार्वजनिक बयानबाजी के जो रिश्तों को खराब करे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आज की आखिरी चर्चा एक संपादकीय विश्लेषण पर है। द इंडियन एक्सप्रेस में एक संपादकीय आया है जो अमेरिका में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मैगा राष्ट्रवाद के उदय और भारतीय प्रवासियों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करता है। हाँ, ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक लेख है। लेखक का तर्क है कि इस मैगा राष्ट्रवाद की वजह से अमेरिका में कानूनी भारतीय प्रोफेशनल सहित सभी प्रवासियों के लिए एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बन रहा है। मतलब ये सिर्फ अवैध प्रवासियों के खिलाफ नहीं है। नहीं, लेखक का कहना है कि अब हवाई अड्डों पर बढ़ी हुई जांच, एंटी इमिग्रेंट बयानबाजी और वीजा नियमों को और सख्त करने की बातें अब सिर्फ कुछ फ्रिंज ग्रुप्स तक सीमित नहीं है। ये अब वहां की मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा बन रही हैं। इसका भारत अमेरिका संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? हमारे रिश्ते तो काफी मजबूत हैं। यहीं पर विरोधाभास है। हमारे सरकार से सरकार के संबंध खासकर रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में बहुत मजबूत है,
लेकिन लोगों के बीच के संबंध, द पीपल टू पीपल कनेक्ट, जो इन रिश्तों की नींव है, वो इस माहौल की वजह से कमजोर हो रहे हैं। तो हमारी डिप्लोमेसी को इस दोहरी चुनौती से निपटना होगा। हाँ, भारतीय कूटनीति को इस विरोधाभास को बहुत सावधानी से संभालना होगा। हमें सरकार के साथ रणनीतिक साझेदारी भी करनी है और साथ ही अपने प्रवासी समुदाय के हितों की रक्षा भी करनी है। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है। बिल्कुल। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आज की बड़ी खबरें। अब हम अपने दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था एवं अवसंरचना, इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ भी आज की सबसे बड़ी खबर कनेक्टिविटी से ही जुड़ी है। हाँ, प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के मालदा से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। वंदे भारत स्लीपर, ये खबर सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये इतनी बड़ी क्यों है? एक और नई ट्रेन ही तो है। नहीं, ये सिर्फ एक और ट्रेन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो इसका रूट। ये ट्रेन हावड़ा, जो पश्चिम बंगाल में है, को कामाख्या, जो असम में है, से जोड़ेगी। हावड़ा से कामाख्या? हाँ, और ये जिस रास्ते से गुजरेगी वो भारत के लिए रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील इलाका है। आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात कर रही हैं? बिल्कुल, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम आम भाषा में चिकन्स नेक भी कहते हैं। चिकन नेक? हाँ, वो जमीन की एक बहुत ही संकरी पट्टी जो शायद सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है और वो पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी भारत से जोड़ती है। एग्जैक्टली, आप इसकी संवेदनशीलता को समझिए। एक तरफ नेपाल और भूटान है और दूसरी तरफ बांग्लादेश, और ठीक ऊपर चीन है। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत ही वल्नरेबल पॉइंट है। तो इस कॉरिडोर में कुशल परिवहन सिर्फ एक आर्थिक जरूरत नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता है। बिल्कुल, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना की त्वरित लामबंदी और रैपिड मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स सुनिश्चित हो सके। इसलिए इस रूट पर एक हाई स्पीड भरोसेमंद ट्रेन चलाना एक गेम चेंजर है। ये सिर्फ लोगों को नहीं जोड़ रही, ये देश की सुरक्षा को भी मजबूत कर रही है। अब इसकी टेक्नोलॉजी पे आते हैं। वंदे भारत स्लीपर, जो अभी तक चेयर कार चलती थी, उससे तकनीकी रूप से कैसे अलग है? देखिए, मूल टेक्नोलॉजी वही है, लेकिन इसे लंबी दूरी और रात भर की यात्रा के लिए अनुकूलित किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में है। प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी? हाँ, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पावर, जो EMU यानी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जरूर, आप राजधानी एक्सप्रेस को देखिए। उसमें एक बहुत शक्तिशाली इंजन आगे लगा होता है और वो पूरी ट्रेन को खींचता है। इसे कहते हैं लोको हॉल्ट ट्रेन या कॉन्सेंट्रेटेड पावर। ठीक है। लेकिन वंदे भारत में ऐसा नहीं है। इसमें कोई एक डेडिकेटेड इंजन नहीं होता, बल्कि हर दूसरे कोच के नीचे अपनी मोटरें लगी होती हैं। शक्ति पूरी ट्रेन में बंटी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे वाह, ये तो ट्रेन के कॉन्सेप्ट को ही बदल देता है। इसका फायदा क्या है? इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला, तेज एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, मतलब ट्रेन बहुत जल्दी अपनी टॉप स्पीड पकड़ लेती है और स्टेशन आने पर बहुत जल्दी रुक जाती है। इससे यात्रा का समय काफी कम हो जाता है। भले ही पटरियों की वजह से टॉप स्पीड उतनी ज्यादा ना हो। सही कहा आपने। भले ही अधिकतम गति ट्रैक की स्थिति के कारण सीमित हो, फिर भी ये एक्सेलरेशन डिसेलरेशन में जो समय बचाती है, उससे ओवरऑल यात्रा का समय घट जाता है। और दूसरा फायदा है ज्यादा आराम, क्योंकि कोई एक इंजन नहीं है जो पूरी ट्रेन को खींच या धकेल रहा है, तो झटके बहुत कम लगते हैं। इसके कुछ तकनीकी विनिर्देश, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन शुरू में ये भारतीय पटरियों की हालत को देखते हुए 130 किलोमीटर प्रति घंटे पर चलेगी। इसमें 16 कोच हैं और कुल 823 यात्रियों की क्षमता है। और सुरक्षा? सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत एडवांस्ड है। ये भारत की अपनी स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच से लैस है। कवच? हाँ, कवच। ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों को टकराने से रोकता है। अगर ड्राइवर किसी सिग्नल को नजरअंदाज कर दे तो ये सिस्टम अपने आप ब्रेक लगा देता है। ये सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पर आते हैं। इसका क्या असर होगा? इसका असर कई स्तरों पर होगा। सबसे पहले तो क्षेत्रीय एकीकरण, रीजनल इंटीग्रेशन। कोलकाता और गुवाहाटी, जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के 2 सबसे बड़े शहर हैं, उनके बीच यात्रा के समय में लगभग 3 घंटे की कमी आएगी। 3 घंटे?
ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इससे पूर्वोत्तर के बाजार, वहाँ के किसान, वहाँ के छोटे उद्यमी पूर्वी भारत के बड़े बाजारों से बेहतर तरीके से जुड़ेंगे। सामान और लोगों की आवाजाही तेज होगी। और इसका सामाजिक प्रभाव? सामाजिक प्रभाव के लिए हमें वंदे भारत के साथ एक और ट्रेन को देखना होगा जिसका जिक्र आपने पहले किया था, अमृत भारत एक्सप्रेस। हाँ, नॉन एसी पुश पुल टेक्निक वाली ट्रेन। बिल्कुल। वंदे भारत को लेकर एक आलोचना होती रही है कि ये एक एलीट अभिजात्य ट्रेन है। सरकार ने इस आलोचना का जवाब अमृत भारत एक्सप्रेस से दिया है। ये ट्रेन भी तेज चलती है लेकिन ये नॉन एसी है और इसका किराया बहुत कम है। तो ये सामाजिक समानता, सोशल इक्विटी को सुनिश्चित करती है? हाँ, ये सुनिश्चित करती है कि तेज और आधुनिक यात्रा का लाभ सिर्फ अमीर वर्ग को ही नहीं बल्कि प्रवासी श्रमिकों और कम आय वाले समूहों को भी मिले। ये रेलवे सुधारों में अभिजात्यवाद, एलिटिज्म की आलोचना का एक बहुत ही प्रभावी जवाब है। और एक अमृत भारत जरूरतों को। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका एक और प्रभाव है पर्यटन, टूरिज्म मल्टीप्लायर। वो कैसे? ये ट्रेन जिस रास्ते से गुजरती है वो सुंदर डुआर्स क्षेत्र से होकर जाता है। चाय के बागान, जंगल, नदियां। बेहतर कनेक्टिविटी से उत्तर बंगाल और निचले असम में पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो इतने सारे फायदे हैं, लेकिन आगे की चुनौती क्या है? What is the challenge ahead? सबसे बड़ी चुनौती है हमारा ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर। हम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की क्षमता वाली ट्रेनें तो बना रहे हैं, लेकिन हमारी ज्यादातर पटरियां अभी भी 110 या 130 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए ही फिट है। मतलब हमारे पास फरारी तो है, पर चलाने के लिए एक्सप्रेसवे नहीं है। कुछ वैसा ही। तो सरकार को मिशन रफ्तार के तहत ट्रैक अपग्रेडेशन, पटरियों को मजबूत करने, बाड़ लगाने और सिग्नलिंग सिस्टम को सुधारने के काम में और तेजी लानी होगी ताकि हम इन ट्रेनों की पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। बिल्कुल। अब इकोनॉमी में ही एक और संपादकीय विश्लेषण की बात करते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही रोचक संपादकीय है जो भारतीय कृषि की एक संरचनात्मक समस्या पर प्रकाश डालता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण लेख है। इसका मूल तर्क ये है कि भारत की खाद्य उत्पादन प्रणाली, जो MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से दशकों से चावल और गेहूं पर ही केंद्रित रही है, अब लोगों के खाने के पैटर्न से मेल नहीं खाती है। हमारी प्रोडक्शन साइड हमारी कंजम्पशन साइड से मैच नहीं कर रही। एग्जैक्टली। हमारा सिस्टम वो चीजें उगाने के लिए इंसेंटिव दे रहा है जो लोग अब कम खा रहे हैं। क्या हमारे पास इसका समर्थन करने के लिए कोई डेटा है? हाँ, बिल्कुल। NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का डेटा साफ दिखाता है कि पिछले 2 दशकों में ग्रामीण परिवारों में अनाज मतलब चावल और गेहूं की खपत में कमी आई है। और दूसरी तरफ प्रसंस्कृत यानी प्रोसेस्ड फूड और उच्च मूल्य वाले खाद्य पदार्थों जैसे दूध, फल, सब्जियां, अंडे और प्रोटीन पर उनका खर्च 3 गुना बढ़ गया है। हमारी थाली बदल रही है। भारतीय थाली बदल रही है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो इसका निहितार्थ क्या है? What is the implication? इसका निहितार्थ ये है कि चावल और गेहूं के अधिशेष सरप्लस को MSP पर खरीदते रहना और उसे गोदामों में सड़ाना या सब्सिडी पर बेचना, ये अब आर्थिक रूप से भी टिकाऊ नहीं है और पारिस्थितिक रूप से भी विनाशकारी है। पारिस्थितिक रूप से कैसे? क्योंकि चावल और गेहूं दोनों पानी की बहुत ज्यादा खपत वाली फसलें हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में इनके लगातार उत्पादन से भूजल स्तर, द ग्राउंड वाटर टेबल, खतरनाक स्तर तक नीचे चला गया है। ये एक इकोलॉजिकल डिजास्टर है। तो समाधान क्या है? लेखक क्या सुझाव देते हैं? लेखक प्लेट टू फार्म सिग्नलिंग की जरूरत पर जोर देते हैं। प्लेट टू फार्म मतलब जो हमारी प्लेट में है वही हमारे फार्म में उगना चाहिए। बिल्कुल। सरकार को अपनी MSP और प्रोक्योरमेंट नीतियों को बदलना होगा। हमें किसानों को वो उगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो भारतीय अब खा रहे हैं या खाना चाहते हैं। जैसे बाजरा, जिसे अब श्री अन्न कहा जाता है, जो पौष्टिक भी है और कम पानी में भी उगता है। दालें, ताकि हमें इंपोर्ट न करनी पड़े। और बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, जो प्रोटीन की बढ़ती मांग को पूरा कर सके। हमें अपनी कृषि को डाइवर्सिफाई करना होगा। मतलब अब ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की जरूरत है, जो सिर्फ पैदावार पे नहीं बल्कि पोषण, स्थिरता और किसानों की आय पर केंद्रित हो। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़े नीतिगत बदलाव की मांग है। तो ये था हमारा अर्थव्यवस्था और अवसंरचना का खंड। अब हम अपने तीसरे खंड पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की ओर बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। और यहाँ भी
आज की सबसे बड़ी खबर कनेक्टिविटी की थीम को ही एक अलग नजरिए से देखती है। ये है काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना। हाँ, ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। ये 6,950 करोड़ रुपए की परियोजना है। लगभग 7,000 करोड़ रुपए। हाँ, इसमें NH 715 पर 34.5 किलोमीटर लंबी एक एलिवेटेड सड़क, मतलब एक फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है। 34.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, ये तो बहुत लंबा है। हाँ, ये भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा। इसका मकसद है कि वन्यजीव बिना किसी बाधा के हाईवे के नीचे से गुजर सकें। यह मानव वन्यजीव संघर्ष का एक स्थायी समाधान हो सकता है। सबसे पहले यहाँ की मूल पारिस्थितिक समस्या क्या है? ये क्यों जरूरी है? देखिए, इस समस्या को समझने के लिए हमें काजीरंगा के भूगोल और उसकी पारिस्थितिकी को समझना होगा। काजीरंगा एक बाढ़ का मैदान है, अ फ्लड प्लेन, जो उत्तर में शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण में कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियों के बीच स्थित है। ब्रह्मपुत्र और पहाड़ियों के बीच। हाँ, और यहाँ एक प्राकृतिक चक्र है जिसे बाढ़ प्रवासन चक्र, फ्लड माइग्रेशन साइकिल कहते हैं। ये क्या होता है? हर मॉनसून में ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आती है और वो काजीरंगा नेशनल पार्क के बड़े हिस्से को पानी में डुबो देती है। अब ये बाढ़ कोई तबाही नहीं है, ये पार्क के लिए जरूरी है। ये घास के मैदानों को फिर से जीवंत करती है, हर पतवार को साफ करती है। ये एक नेचुरल रीसेट बटन की तरह है। बिल्कुल, लेकिन इस दौरान जो जानवर है, खासकर एक सींग वाले गैंडे, हाथी और हॉग हिरन जैसे बड़े जानवर, वो जीवित रहने के लिए ऊंची जमीन की तलाश में दक्षिण की ओर कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियों की तरफ भागते हैं। ये उनकी सदियों पुरानी प्रवृत्ति है। और उनके रास्ते में आ जाता है नेशनल हाईवे 715। एग्जैक्टली, नेशनल हाईवे 715 पाक की दक्षिणी सीमा के समानांतर पैरेलल चलता है और ये इन जानवरों के लिए घातक बाधा, अ डेडली बैरियर के रूप में काम करता है। मैंने वो तस्वीरें और वीडियोस देखे हैं जहां बाढ़ के समय जानवर सड़क पार करने की कोशिश करते हैं और तेज रफ्तार ट्रैफिक की चपेट में आ जाते हैं। हाँ, हर साल बाढ़ के दौरान सैकड़ों जानवर, जिनमें कई दुर्लभ गैंडे भी होते हैं, सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। तो ये एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना इस समस्या को कैसे हल करेगी? इसका डिजाइन बहुत ही शानदार है। जो 34.5 किलोमीटर का हिस्सा है, वो पूरी तरह से एलिवेटेड होगा, मतलब सड़क पिलर्स पर ऊपर चली जाएगी और नीचे की जमीन खाली हो जाएगी। हाँ, नीचे की जमीन जानवरों के लिए एक खुला और सुरक्षित गलियारा बन जाएगी। ये परियोजना 9 चिन्हित पशु गलियारों को कवर करती है, जिनमें पनबारी, हल्दीबाड़ी और कांचनजुरी जैसे सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर शामिल हैं। इसके अलावा भी इसमें कुछ और है? हाँ, जाखलबंदा और बोकाखाट जैसे कस्बों में नए बाईपासेस बनाए जाएंगे, ताकि जो कमर्शियल ट्रैफिक है जो सिर्फ वहां से गुजर रहा है, वो पार्क के संवेदनशील किनारों से दूर ही रहे। ये सुनने में तो एक परफेक्ट सोल्यूशन लगता है, लेकिन चलिए इसका एक आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं। इसके फायदे तो साफ हैं, लेकिन क्या इसको लेकर कुछ चिंताएं भी हैं? हाँ, बिल्कुल। हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इसकी भी समीक्षा जरूरी है। फायदे तो जाहिर है। ये एक इकोसेंट्रिक मॉडल का दुर्लभ उदाहरण है। इकोसेंट्रिक मॉडल, हाँ, मतलब एक ऐसा मॉडल जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पारिस्थितिकी के अनुकूल हो रहा है, न कि पारिस्थितिकी को इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुकूल बनाया जा रहा है। हम प्रकृति के लिए रास्ता बना रहे हैं। ये एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। बहुत बड़ा। दूसरा फायदा है संघर्ष में कमी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WIWI का अनुमान है कि इससे सड़क दुर्घटना में होने वाली जानवरों की मौत में 90% से अधिक की कमी आएगी। 90%? हाँ, लेकिन अब चिंताओं की बात करते हैं। पर्यावरणविदों ने 4 साल के निर्माण चरण कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान होने वाले नुकसान को लेकर चिंता जताई है। जैसे भारी मशीनरी से होने वाला ध्वनि प्रदूषण, धूल और हजारों श्रमिकों की आवाजाही। ये सब जानवरों के व्यवहार को बाधित कर सकता है, उन्हें तनाव दे सकता है। तो इसका क्या समाधान है? इसके लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं, जैसे साउंड बैरियर लगाना, रात के समय काम पर प्रतिबंध लगाना और निर्माण गतिविधियों को जानवरों के प्रजनन काल से दूर रखना। इन मिटिगेशन मेजर्स को सख्ती से लागू करना होगा। अब मेंस के नजरिए से इसमें क्या खास है? मेंस के लिए इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है,
डीफ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स। हैबिटेट का डीफ्रैगमेंटेशन। हाँ, देखिए, सड़कें और रेलवे जैसे लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो एक लाइन में बनते हैं, वो जंगलों और आवासों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित फ्रैगमेंट कर देते हैं। और इसका क्या नुकसान होता है? इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है आनुवंशिक अलगाव, जेनेटिक आइसोलेशन। जब एक जंगल के जानवर दूसरे जंगल के जानवरों से मिल नहीं पाते तो उनका जीन पूल छोटा हो जाता है। इससे उनमें बीमारियां बढ़ती हैं और लंबे समय में उनके विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा। एलिवेटेड कॉरिडोर्स और अंडरपास इस कनेक्टिविटी को बहाल करते हैं। वे इन खंडित आवासों को फिर से जोड़ते हैं। ये काजीरंगा के गैंडों और बाघों की आबादी के दीर्घकालिक आनुवांशिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सिर्फ जानवरों को सड़क पार कराने का मामला नहीं है, ये उनकी जेनेटिक हेल्थ को बचाने का भी मामला है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दूरदर्शी परियोजना है। ये सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, खासकर SDG 9 जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है और SDG 15 जो लाइफ ऑन लैंड से जुड़ा है, दोनों को एक साथ साधने का एक बेहतरीन उदाहरण है। बहुत बढ़िया। अब हम अपने चौथे और बहुत ही महत्वपूर्ण खंड राज्य व्यवस्था एवं शासन की ओर चलते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी में आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ का एक भाषण है। हाँ, उन्होंने चेन्नई में द हिंदू लिट फॉर लाइफ फेस्टिवल में संविधान क्यों मायने रखता है इस विषय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण दिया। उन्होंने कुछ ऐसे संवैधानिक सिद्धांतों पर प्रकाश डाला जो UPSC के हर एस्पिरेंट को समझने चाहिए। चलिए एक एक करके उन सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। उन्होंने सबसे पहले किस सिद्धांत पर जोर दिया? सबसे पहला सिद्धांत था निर्दोषता की धारणा, यानी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। मतलब इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हाँ, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पे जोर दिया कि ये केवल एक कानूनी प्रक्रियात्मक नियम, अ लीगल प्रोसीजरल रूल नहीं है, बल्कि ये एक मानवाधिकार, अ ह्यूमन राइट है। और उन्होंने इसके एक शरण एंड इरोजन के बारे में क्या कहा? उन्होंने 2 मुख्य खतरों के खिलाफ चेतावनी दी। पहला, मीडिया ट्रायल, जब मीडिया किसी को सुनवाई से पहले ही दोषी करार दे देता है, और दूसरा, UAPA और PMLA जैसे विशेष कानूनों में कठोर जमानत प्रावधान। UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। हाँ, इन कानूनों में जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है, जिससे आरोपी को सालों तक बिना सुनवाई के जेल में रहना पड़ता है। ये निर्दोषता की धारणा के सिद्धांत के खिलाफ जाता है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत कौन सा था? दूसरा सिद्धांत था जमानत एक अधिकार के रूप में, बेल एज अ राइट। ये तो हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, उन्होंने न्यायिक आदर्श वाक्य द जुडिशियल मैक्सिम को दोहराया, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। मतलब जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। और उन्होंने से अनुच्छेद 21 से कैसे जोड़ा? उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में भी अगर कोई विचाराधीन कैदी, एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, ऐसा नहीं है कि वो फरार हो जाएगा या सबूतों से छेड़छाड़ करेगा, तो उसे लगातार अनिश्चित काल तक जेल में रखना अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, आर्टिकल 21। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये राज्य की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण सीमा लगाता है। तीसरा और शायद सबसे विवादास्पद सिद्धांत जिस पर उन्होंने बात की वो था असहमति बनाम आतंक, डिसेंट वर्सेस टेरर। हाँ, ये आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। उन्होंने कट्टरपंथी भाषण, रैडिकल स्पीच और आतंकवाद, टेररिज्म के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी अंतर बताया। क्या अंतर बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि केवल अलोकप्रिय या कट्टरपंथी विचारों की अभिव्यक्ति, जब तक कि वो सीधे तौर पर हिंसा के लिए उकसावा, इंसाइटमेंट टू वायलेंस न हो, वो अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 19(1)A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसे भाषण को आतंकवादी गतिविधियों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सरकार से असहमत होना या उसकी नीतियों की आलोचना करना, चाहे कितनी भी कठोर भाषा में क्यों न हो, वो आतंकवाद नहीं है। यह डेमोक्रेसी का सेफ्टी वाल्व है। ये अंतर करना बहुत जरूरी है, खासकर जब UAPA जैसे कानून का इस्तेमाल हो रहा हो। बिल्कुल। और अंत में उन्होंने संविधान को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। हाँ, संविधान एक संवाद के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कॉन्वर्सेशन। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि हमें संविधान को 1950 में लिखा गया एक स्थिर, स्टैटिक दस्तावेज नहीं मानना चाहिए, बल्कि यह राज्य और उसके नागरिकों के बीच एक निरंतर संवाद, अ कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन है।
और ये संवाद विकसित होता है। हाँ, ये युग की भावना, स्पिरिट ऑफ द एज के साथ विकसित होता है। जैसे जैसे समाज बदलता है, हमारी समझ बदलती है, वैसे वैसे संविधान की व्याख्या भी बदलती है। ये एक जीवित, सांस लेता हुआ दस्तावेज है। ये विचार जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ी एक और बड़ी खबर मुंबई से है। हाँ, शहरी शासन, अर्बन गवर्नेंस से जुड़ी खबर है। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी के चुनावों में भाजपा शिवसेना एकनाथ शिंदे गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया है। इसका शासन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बीएमसी कोई आम नगर निगम नहीं है। ये एशिया का सबसे अमीर नागरिक निकाय है। इसका बजट 50,000 करोड़ से भी अधिक है, जो कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। 50,000 करोड़? हाँ, तो यहाँ सत्ता का बदलना अक्सर महाराष्ट्र की व्यापक राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। नई बोर्ड के सामने अब क्या चुनौतियां हैं? मुंबई की समस्याएं बहुत बड़ी हैं। शहरी बाढ़, जर्जर बुनियादी ढांचा, ट्रैफिक और कोस्टल रोड परियोजना का समय पर कार्यान्वयन, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। अब राज्य सरकार और नागरिक निकाय दोनों में एक ही गठबंधन है। हाँ, और इससे परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी आने की उम्मीद है, जिसे अक्सर डबल इंजन गवर्नेंस का तर्क दिया जाता है। अब देखना होगा कि ये जमीन पर कितना कारगर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा राजव्यवस्था का खंड। अब हम 5वें खंड, सामाजिक न्याय एवं कला संस्कृति की ओर बढ़ते हैं। सोशल जस्टिस एंड आर्ट कल्चर। और यहाँ सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक न्याय की, विशेषकर आदिवासी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नई पहल की। हाँ, जनजातीय मामलों के मंत्रालय मोटा ने प्रोजेक्ट दृष्टि लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट दृष्टि? हाँ, DRI-STI। इसके तहत ICMR RMMC भुवनेश्वर के साथ मिलकर भारत जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला यानी भारत ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, जिसे BTO कहा जाएगा, उसकी स्थापना की जाएगी। भारत जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला। हाँ, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आदिवासी स्वास्थ्य के लिए एक डेटा संचालित ढांचा, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क तैयार करना। डेटा संचालित ढांचा क्यों? हमारे पास हेल्थ डेटा तो है। हमारे पास नेशनल लेवल पर डेटा तो है, लेकिन वो अक्सर आदिवासी आबादी की असली तस्वीर को छिपा देता है। राष्ट्रीय औसत में आदिवासी समुदायों के जो खराब स्वास्थ्य संकेतक हैं, पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स, वो छिप जाते हैं। मतलब एवरेज में जो खास समस्याएं हैं वो दिखती नहीं। बिल्कुल, इसलिए हमें अलग से स्पेसिफिक डेटा चाहिए। बीथो एक केंद्रीय भंडार, एक सेंट्रल रिपोजिटरी होगा, जहां सभी अनुसूचित जनजातियों के स्वास्थ्य मैट्रिक्स जैसे शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, बीमारियों का प्रसार, इन सब को ट्रैक किया जाएगा। इससे हमें टारगेटेड नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। ये तो बहुत जरूरी कदम है। इसमें पारंपरिक चिकित्सकों और ट्राइबल हीलर्स की क्या भूमिका है? ये इस प्रोजेक्ट का सबसे इनोवेटिव हिस्सा है। देखिए, कई आदिवासी क्षेत्रों में आज भी लोगों का औपचारिक स्वास्थ्य प्रणाली से ज्यादा भरोसा स्थानीय वैद्य या हीलर पर होता है। हाँ, ये तो सच है। तो सरकार उन्हें खारिज करने या उनसे लड़ने के बजाय उन्हें स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत इंटीग्रेट करने का लक्ष्य बना रही है। उन्हें प्रथम स्तरीय रेफरल एजेंट, फर्स्ट लेवल रेफरल एजेंट्स के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। फर्स्ट लेवल रेफरल एजेंट्स मतलब उन्हें मलेरिया, टीबी और खासकर सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों के शुरुआती लक्षणों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है। जब वो किसी मरीज में ऐसे लक्षण देखेंगे तो वो उसे सीधे सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी PHCs में जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वो एक पुल का काम करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, उनके भरोसे का इस्तेमाल करके लोगों को मॉडर्न मेडिसिन तक लाना। बिल्कुल, ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक संगम है। इसका राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन से क्या संबंध है? इसका बहुत गहरा संबंध है। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है जो भारतीय जनजातियों में बहुत आम है। सरकार का लक्ष्य इसे 2047 तक खत्म करना है। 2047 तक? हाँ, और इसे खत्म करने का एक बड़ा हिस्सा है स्क्रीनिंग और परामर्श, स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग। आदिवासी चिकित्सक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, खासकर युवाओं को शादी से पहले अपनी जांच कराने और अगर दोनों वाहक हैं, कैरियर्स हैं, तो उन्हें शादी न करने की सलाह देने में। क्योंकि वो समुदाय के अंदर के लोग हैं तो उनकी बात ज्यादा मानी जाएगी। सही बात है। सामाजिक न्याय से ही जुड़ा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आज चर्चा में रहा। हाँ, प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में बागुरुम्बा धुआओ 2026 में भाग लिया। बागुरुम्बा धुआओ? धुआओ का क्या मतलब है? धुआओ का बोडो भाषा में अर्थ है लहर।
तो ये बागुरम्बा की एक लहर थी। इस कार्यक्रम में बोडो समुदाय के 10,000 से अधिक कलाकारों ने एक साथ बागुरम्बा नृत्य का प्रदर्शन किया। 10,000 कलाकार एक साथ, ये तो बहुत बड़ा आयोजन था। इस बागुरुम्बा नृत्य के बारे में कुछ बताइए। जरूर। बागुरम्बा बोडो जनजाति का स्वदेशी लोक नृत्य है। बोडो जनजाति असम का सबसे बड़ा जातीय भाषाई समूह है। ठीक है। इस नृत्य में प्रकृति के तत्वों जैसे पौधों, जानवरों और तितलियों की नकल की जाती है। इसका प्रतीकवाद, सिंबलिज्म बहुत गहरा है। इसे अक्सर बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। इसे बटरफ्लाई डांस इसलिए कहा जाता है क्योंकि नर्तक, जो ज्यादातर महिलाएं होती हैं, वो अपने रंग बिरंगे शॉल को पंखों की तरह फैलाकर तितलियों के उड़ने जैसी आकृतियां बनाती हैं। यह प्रकृति के साथ बोडो समुदाय के गहरे संबंध को दर्शाता है। मुख्य रूप से 3 वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं। पहला है खाम। खाम लकड़ी और जानवरों की खाल से बना एक लंबा ढोल होता है जिसे गले में लटकाकर बजाया जाता है। दूसरा है सिम्पुंग। सिम्पुंग 5 छेदों वाली एक बहुत लंबी बांसुरी है। ये अद्वितीय है क्योंकि मानक बांसुरी में आमतौर पे 6 या 7 छेद होते हैं। 5 छेद वाली बांसुरी, ये खास है। हाँ, और तीसरा है सेरजा। ये एक तार वाला वाद्यंत्र है जो कुछ वायलिन जैसा दिखता है और इसे उसी तरह बजाया जाता है। सफूंग और सेरजा, ठीक है। अब इस आयोजन का सामाजिक राजनीतिक महत्व क्या है? ये सिर्फ एक डांस फेस्टिवल तो नहीं होगा? नहीं, ये सिर्फ एक सांस्कृतिक प्रदर्शन नहीं है, ये राजनीतिक भी है। देखिए, बोडो समुदाय दशकों तक उग्रवाद और हिंसा से गुजरा है। 2020 में तीसरे बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। हाँ, बोडो पीस अकॉर्ड। उसके बाद ऐसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन सांस्कृतिक आत्मविश्वास निर्माण, कल्चरल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के एक उपकरण के रूप में काम करते हैं। ये बोडो समुदाय के दशकों के संघर्ष से निकलकर अपनी पहचान का राष्ट्रीय मंच पर जश्न मनाने का प्रतीक है। ये शांति और सुलह का उत्सव है। तो एक कला और संस्कृति के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का एक प्रयास है। बिल्कुल। चलिए अब हम अपने छठे खंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक में आज एक बहुत ही रोमांचक खबर है। दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र NSC में एक अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी यानी VR थिएटर का उद्घाटन किया गया है। ये बहुत अच्छी खबर है और इसके साथ ही फ्रॉम अर्थ टू ऑर्बिट नामक एक प्रदर्शनी भी शुरू हुई है। और इस कार्यक्रम में एक्सियम 4 मिशन के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी मौजूद थे। हाँ, एक्सियम 4 मिशन जो ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत का आगामी निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन होने वाला है, उनका वहां होना युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक था। इस VR थिएटर का क्या महत्व है? इसका महत्व हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A(h) में वर्णित वैज्ञानिक स्वभाव, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने के अनुरूप है। आर्टिकल 51A(h) जो हर नागरिक का कर्तव्य बताता है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। बिल्कुल। इस VR थिएटर का उद्देश्य इमर्सिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, मतलब एक ऐसा अनुभव देना जहां आप महसूस करें कि आप वहीं मौजूद हैं, उसके जरिए अगली पीढ़ी को स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। मतलब अब बच्चे सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ेंगे बल्कि VR के जरिए स्पेस में जाने का अनुभव कर पाएंगे। हाँ, ये सीखने को एक मजेदार और यादगार अनुभव बना देगा। सांख्यिकी के क्षेत्र से भी एक खबर है। हाँ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MoSPI ने सांख्यिकी में सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार, ये किस लिए दिया जाता है? ये पुरस्कार भारत की आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली द ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम में किसी व्यक्ति के आजीवन योगदान का सम्मान करता है। और ये हर साल दिया जाता है? नहीं, ये PC महालनोबिस पुरस्कार के साथ ऑल्टरनेट ईयर्स में दिया जाता है। मतलब एक साल सुखात्मे पुरस्कार और अगले साल महालनोबिस पुरस्कार। और ये PV सुखात्मे कौन थे जिनके नाम पर ये पुरस्कार है? डॉक्टर पांडुरंग वासुदेव सुखात्मे एक बहुत ही प्रख्यात भारतीय सांख्यिकीविद थे। वो खास तौर पर सैम्पलिंग थ्योरी में अपने अग्रणी काम के लिए जाने जाते थे। सैम्पलिंग थ्योरी? हाँ, मतलब बड़ी आबादी का अध्ययन करने के लिए एक छोटा सा सैंपल कैसे चुना जाए ताकि नतीजे सटीक हों। उनका काम कृषि सर्वेक्षणों और पोषण अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण था।
तो ये थे आज के हमारे विस्तृत विश्लेषण के खंड। अब समय है एक त्वरित पुनरीक्षण का हमारे प्रीलिम्स फैक्ट्स के जरिए। बिल्कुल। चलिए अब आज की चर्चा से कुछ महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फैक्ट्स को जल्दी से दोहराते हैं। जरूर। पहला फैक्ट है सिफुंग। ये बोडो जनजाति की पारंपरिक 5 छेद वाली बांसुरी है। ये कला व संस्कृति के तहत आएगा। सिफुंग 5 छेद वाली बांसुरी। ठीक है। दूसरा है खाम। ये बोडो समुदाय का पारंपरिक ढोल है। ये भी कला और संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, खाम। तीसरा फैक्ट है कवच। ये वंदे भारत ट्रेनों में इस्तेमाल की जाने वाली स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। ये विज्ञान और तकनीक के लिए महत्वपूर्ण है। कवच, एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। चौथा और पांचवां चर्चित व्यक्ति एंटोनियो कोस्टा, जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, और उर्सुला वॉन डर लेन, जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। कोस्टा और वॉन डर लेन। छठा फैक्ट है पीवी सुखात्मे। ये सैम्पलिंग थियोरी से जुड़े एक महान सांख्यिकीविद थे। ये पुरस्कार और सम्मान वाले सेक्शन के लिए है। सुखात्मे, सैम्पलिंग थियोरी। सातवां फैक्ट है प्रोजेक्ट दृष्टि। यह आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक स्वास्थ्य पहल है जिसके तहत जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना की जाएगी। ये शासन गवर्नेंस के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट दृष्टि। और आठवां फैक्ट पॉलिटी से अनुच्छेद 19(1)(a ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जिसमें असहमति का अधिकार भी शामिल है। आर्टिकल 19(1)(a। ये थे आज के कुछ क्विक फैक्ट्स। अब चलते हैं उस सेक्शन की ओर जिसका सबको इंतजार रहता है, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। बिल्कुल। अब मेंस की तैयारी के लिए आज के विषयों पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न जीएस पेपर 3 से है, जो पर्यावरण और अवसंरचना को जोड़ता है। क्या है प्रश्न? प्रश्न है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में लिनियर इंफ्रास्ट्रक्चर और जैव विविधता के बीच संघर्ष अपरिहार्य है, लेकिन इसका विनाशकारी होना आवश्यक नहीं है। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। क्या यह भारत के लिए एक अनुमापनीय मॉडल, स्केलेबल मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है? ये 250 शब्दों में लिखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये विकास बनाम पर्यावरण की बहस को एक नए नजरिए से देखता है। इस उत्तर की संरचना कैसी होनी चाहिए? देखिए, इसकी संरचना 3 भागों में होगी: परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष। ठीक है। परिचय में क्या लिखना है? परिचय में आप सीधे इस कथन से शुरुआत कर सकते हैं, विकास बनाम संरक्षण के संघर्ष को परिभाषित करें। बताएं कि कैसे भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में सड़कें और रेलवे बनाना जरूरी है, लेकिन ये अक्सर वन्यजीवों के लिए खतरा बन जाता है। फिर काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर को इस समस्या के एक अभिनव समाधान, अ केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत करें। ठीक है, एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा। अब मुख्य भाग, तो बॉडी में क्या आएगा? मुख्य भाग को 2 हिस्सों में बांटें। पहले हिस्से में आप कथन के पहले भाग को सही ठहराएंगे। बताएं कि काजीरंगा में संघर्ष कैसे अपरिहार्य था। NH 751 द्वारा उत्पन्न बाधा, जानवरों के प्राकृतिक प्रवासन मार्ग का कटना और उसके कारण होने वाली सड़क दुर्घटना के आंकड़ों का उल्लेख करें। ठीक है। फिर दूसरे हिस्से में आप कथन के दूसरे भाग को समझाएंगे कि ये विनाशकारी क्यों नहीं होना चाहिए। यहाँ आप समाधान के रूप में एलिवेशन की अवधारणा को समझाएंगे। बताएं कि कैसे ये डिफ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स के सिद्धांत पर काम करता है। और फिर इसकी मापनीयता, स्केलेबिलिटी पर भी चर्चा करनी है। हाँ, ये प्रश्न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ आपको विश्लेषण करना होगा। आप पेच टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले NH 44 का उदाहरण दे सकते हैं, जहाँ इसी तरह के एलिवेटेड कॉरिडोर और अंडरपास बनाए गए हैं। लेकिन साथ ही आपको इसकी चुनौतियों का भी उल्लेख करना होगा, जैसे इसकी बहुत ज्यादा लागत, क्या हम हर जगह 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, और निर्माण चरण के दौरान होने वाली पर्यावरणीय गड़बड़ी का भी जिक्र करें। तो एक बैलेंस्ड व्यू देना है। बिल्कुल। और निष्कर्ष में आपको एक सकारात्मक और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाना है। आप कह सकते हैं कि महंगा होने के बावजूद ऐसा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ही सतत विकास के लिए एकमात्र व्यवहार्य मार्ग है। आप इसे SDG 9 इंफ्रास्ट्रक्चर और SDG 15 लाइफ ऑन लैंड को एक साथ प्राप्त करने के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर है। अब दूसरा प्रश्न GS पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है। क्या है प्रश्न?
प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस 2026 में यूरोपीय संघ के दोहरे नेतृत्व की उपस्थिति के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण करें। ये यात्रा चल रही मुक्त व्यापार समझौते FTA की बातचीत को कैसे प्रभावित करती है, ये भी 250 शब्दों में लिखना है। ये भी आज की हमारी चर्चा के केंद्र में था। इसका उत्तर कैसे लिखें? इसकी भी संरचना वैसी ही रहेगी। परिचय में आप इस अभूतपूर्व कदम का उल्लेख करें कि यूरोपियन काउंसिल और कमीशन दोनों के अध्यक्षों को एक साथ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक है, सीधे पॉइंट पर। मुख्य भाग में आप रणनीतिक महत्व का विश्लेषण करें, बताएं कि कैसे चीन के उदय और रूस के यूक्रेन युद्ध के कारण अलगाव के बीच EU भारत को एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रतिकार, अ डेमोक्रेटिक काउंटरवेट के रूप में देख रहा है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साझा सिद्धांत का उल्लेख करें। और फिर इसे FTA से जोड़ना है। फिर आप पैराग्राफ बदलकर FTA पर आएंगे, व्यापार की गतिशीलता पर चर्चा करें, बताएं कि 2024 चैप्टर फाइनल हो चुके हैं। फिर मुख्य बाधाओं, एक स्टिकिंग पॉइंट्स का उल्लेख करें, जैसे भारत की मोड 4 की मांग और EU का CBM का मुद्दा। इसमें आर्थिक तालमेल, इकोनॉमिक सिनर्जी पर भी प्रकाश डालना होगा। बिल्कुल। आप बताएं कि EU के पास पूंजी और एडवांस टेक्नोलॉजी है और भारत के पास एक विशाल बाजार और युवा कार्यबल है। ये एक स्वाभाविक आर्थिक साझेदारी है। ये यात्रा उस साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रदान करती है। और निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? निष्कर्ष में आप कह सकते हैं कि यह यात्रा भारत EU संबंधों को सिर्फ व्यापार भागीदारों से रणनीतिक सहयोगियों तक परिपक्व होने का प्रतीक है, और ये साझेदारी एक संतुलित, नियम आधारित, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए आवश्यक है। शानदार। ये दोनों ही प्रश्न आज की चर्चा को बहुत अच्छे से समेटते हैं। हाँ, और एस्पिरेंट्स को इनकी लिखने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। चलिए अब एक छोटे से क्विज के साथ अपनी समझ को परखते हैं। मैं प्रश्न पूछूंगा और फिर हम सही उत्तर और उसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल तैयार हूँ। प्रश्न 1, बागुरुम्बा नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह अरुणाचल प्रदेश की मिश्मी जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है। 2, इसकी संरचनाओं के कारण इसे अक्सर बटरफ्लाई डांस कहा जाता है। 3, इस नृत्य में प्रयुक्त संगीत वाद्य यंत्र सिफुंग में 5 छेद होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, या डी, 1, 2 और 3? अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर है बी, केवल 2 और 3। और इसकी व्याख्या? देखिए, कथन 1 गलत है। बागुरुम्बा असम के बोडो समुदाय का नृत्य है, न कि अरुणाचल प्रदेश की मिश्मी जनजाति का। कथन 2 बिल्कुल सही है। इसे तितलियों की नकल के कारण बटरफ्लाई डांस कहा जाता है। और कथन 3 भी सही है। सिफुंग बांसुरी में आमतौर पर 5 छेद होते हैं। बहुत बढ़िया। अब प्रश्न 2, प्रोजेक्ट दृष्टि और भारत जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला BTO के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट दृष्टि और भारत जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। प्रोजेक्ट दृष्टि और भारत जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2, इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के लिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना है। प्रोजेक्ट दृष्टि और भारत जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3, ये आदिवासी स्वास्थ्य संकेतों पर एक केंद्रीकृत डेटा भंडार के रूप में काम करेगा। प्रोजेक्ट दृष्टि और भारत जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन चुनें। प्रोजेक्ट दृष्टि और भारत जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, केवल 3, बी, केवल 1 और 2, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर होगा ए, केवल 3। ऐसा क्यों? क्योंकि कथन ए गलत है। ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय मोता की पहल है, न कि स्वास्थ्य मंत्रालय की। कथन 2 भी भ्रामक है। इसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि पारंपरिक चिकित्सकों को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा से एक पुल के रूप में जोड़ना है। कथन 3 बिल्कुल सही है। इसका मुख्य काम एक सेंट्रलाइज्ड डेटा रिपोजिटरी बनाना है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह वितरित शक्ति डिस्ट्रीब्यूटेड पावर प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। बी, यह स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली
कवच से लैस है। सी, पहली सेवा हावड़ा और गुवाहाटी के बीच शुरू की गई है। डी, यह एक लोको हॉल्ड ट्रेन है जिसे एक शक्तिशाली इंजन द्वारा खींचा जाता है। ये तो आसान है। सही उत्तर है डी, क्योंकि ये कथन सही नहीं है। व्याख्या कीजिए। जैसा कि हमने चर्चा की, वंदे भारत एक लोको हॉल्ट ट्रेन नहीं है। यह EMU टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जहां शक्ति पूरी ट्रेन में वितरित होती है। बाकी तीनों कथन A, B और C बिल्कुल सही हैं। बहुत अच्छे। प्रश्न 4, PV सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? A, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, B, परमाणु ऊर्जा, C, आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली, D, जैविक कृषि। इसका उत्तर है C, आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली। डॉक्टर PV सुखात्मे भारत के एक महान सांख्यिकीविद थे। बिल्कुल। और आज का आखिरी क्विज प्रश्न, प्रश्न 5, यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है? A, IT सेवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, B, कपड़ा और चमड़ा उत्पाद, C, इस्पात और एल्यूमिनियम, D, कृषि उत्पाद। इसका सही उत्तर है C, इस्पात और एल्यूमिनियम। CBAM की शुरुआत इन्हीं जैसे कुछ कार्बन गहन क्षेत्रों के आयातों पर कार्बन टैक्स लगाने के लिए की गई है। शानदार। तो ये था आज 17 जनवरी 2026 का हमारा विस्तृत विश्लेषण। चलिए एक नजर डालते हैं आज की की टेकअवेज पर। बिल्कुल। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत EU संबंध एक नए रणनीतिक स्तर पर है। गणतंत्र दिवस पर दोहरे नेतृत्व की यात्रा और FTA वार्ता में प्रगति इसके प्रमाण हैं। दूसरा, अवसंरचना में वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो चिकन नेक की भेद्यता को संबोधित करते हैं। तीसरा, पर्यावरण के क्षेत्र में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक शानदार उदाहरण है, जो विकास और संरक्षण के बीच संतुलन साधता है। चौथा, राज व्यवस्था में जस्टिस चंद्रचूड़ का भाषण हमें अनुच्छेद 21 और 19(1)(a) के तहत स्वतंत्रता, जमानत और असहमति के अधिकारों के महत्व को रेखांकित करता है। और पांचवा, सामाजिक न्याय में प्रोजेक्ट दृष्टि आदिवासी स्वास्थ्य के लिए एक डेटा संचालित दृष्टिकोण है, जो पारंपरिक ज्ञान को मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवा के साथ एकीकृत करता है। आज की चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। जरूर पूछिए। जैसे जैसे भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है, क्या काजीरंगा कॉरिडोर जैसा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बहुत महंगा है, एक विलासिता है, या ये हमारे अस्तित्व के लिए एक परम आवश्यकता है? बहुत ही अच्छा और विचार करने वाला सवाल है। इस पर मंथन जरूर होना चाहिए। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो, और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपए मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस